पतली कमर वाली जेठानी की मोटी कमर वाली देवरानी। गांव का एक चौराहा, चारों तरफ हलचल, बच्चों का शोर, ठेले वाले की आवाजें और औरतों का आपस में गपशप करना। शाम का समय था। धूप हल्की उतर चुकी थी। गोलगप्पे वाले की गाड़ी पर भीड़ लगी हुई थी। भीड़ में सबसे आगे खड़ी थी कनक। उम्र में तो मुश्किल से 23-24 साल की थी, पर शरीर ऐसा जैसे किसी दो हाथियों को दो हिस्सों में काट कर जोड़ दिया गया हो। वजन लगभग 200 किलो से ऊपर। उसकी मोटी मोटी उंगलियां गोलगप्पे वाले की डलिया की तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे कोई बच्चा मिठाई की थाली पर टूट पड़े। अरे बिटिया, धीरे धीरे खाओ, ठेला मेरे पास से कोई भागा नहीं जा रहा है। बस भैया, जल्दी दो, 5 का पत्ता और डाल दो, चटनी भी ज्यादा तीखी वाली। भीड़ के लोग कनक को देखते और कानाफूसी करते। देखो तो, अरे ये कनक है ना, दिन पर दिन हाथी बनती जा रही है। हाँ बहन, यही है। इसकी शादी कौन करेगा? जो देखेगा भाग जाएगा। कनक ने उनकी बातें सुन ली, पर अनसुना करके एक के बाद एक गोलगप्पा मुंह में डालती रही। तभी पीछे से डंडा खटकने की आवाज आई। कनक, कितनी बार कहा है बाहर का मत खा, और तू यहाँ ठेले पर मुंह काला कर रही है। कनक ने चौंक कर पीछे देखा तो मंगला देवी खड़ी थी, हाथ में प्लेट और चेहरे पर गुस्सा। माँ, बस 5 ही खाए थे। 5? अभी तो देख रही थी 10वां निकल रही थी तू। तेरी वजह से पूरा गांव हंसता है हम पर, और तू बस खाती ही जाती है। मंगला बहन, गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे बच्ची है, खाने दो ना। मेरा क्या है, रोज की ग्राहक है आपकी कनक। तू चुप कर। हर शाम आकर मेरी बेटी को और मोटा कर देता है। जा निकल यहाँ से, नहीं तो ठेला उठाकर फेंक दूंगी नाले में। गोलगप्पे वाला सहम गया और ठेला खिसकाने लगा। कनक वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। माँ, तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों करती हो? बेइज्जती मैं नहीं करती, तेरा पेट करता है। तू देखती नहीं, तेरे मोटापे से सब ताने मारते हैं। कोई लड़का तुझसे शादी करेगा, सब हंसते हैं तुझ पर। रात को घर का आंगन, मिट्टी का चूल्हा, धुएं की खुशबू और पास ही बैठे पिता भानु जो चिंतित होकर हुक्का फूंक रहे थे। मंगला, ऐसे डांट डांट कर कनक को और मत तोड़ो। बेचारी लड़की है, खाने के अलावा उसको कोई सहारा नहीं है। तो क्या करूं? मेरा कलेजा फटता है जब देखती हूँ उसको। इतनी मोटी लड़की को कौन अपनाएगा भला? शादी ब्याह सब सपना बन जाएगा। तू भूल गई क्या मेरा दोस्त मंगेश? इसने बचपन में वचन दिया था कि मेरी कनक को अपनी बहू बनाएगा। अरे वही मंगेश जो अब शहर में बड़ा कारखानेदार बन गया है? हाँ वही। आज ही मैं उसे फोन करूंगा। दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है अब। मंगला कुछ देर चुप रही, फिर बोली। पर भानु, क्या इतना अमीर खानदान हमारी कनक जैसी मोटी लड़की को अपनाएगा? देख लेना, दोस्ती का वचन निभाएगा वो। इधर शहर की हवेली, चमकते झूमर, महंगे सोफे और बड़ी बड़ी खिड़कियां। बालकनी में नायरा ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी। हे भगवान, कल जरा सा डेजर्ट खा लिया था, मेरी कैलोरीज बढ़ गई होगी। अब आधा घंटा और दौड़ना पड़ेगा। अगर मेरा 0.1% भी वजन बढ़ा तो बहुत शर्म की बात होगी। तभी पीछे से उसकी सास सुमैया आई। अरे बहू, बस कर अब, घर के बाकी सब भूखे हैं। तेरे ससुर जी को फैक्ट्री जाना है, जल्दी नाश्ता बना दे। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। वो भागकर रसोई में गई। परिवार के लिए पराठे, डोसा, चाय सब बनाया और अपने लिए सिर्फ सलाद और जूस। नायरा के ससुराल में सास सुमैया, ससुर मंगेश, पति राजीव, ननद तान्या और छोटा देवर मयंक रहते थे। सब तला भुना खाते और नायरा हर वक्त डाइट पर रहती। शाम को मंगेश दफ्तर से लौटे, घर वालों को बैठक में बुलाया। सुनो सब लोग, आज एक बड़ा ऐलान करना है। मैंने अपने दोस्त भानु से वादा किया था कि उसकी बेटी कनक की शादी अपने छोटे बेटे मयंक से करूंगा, और अब वक्त आ गया है वो वचन निभाने का। ओहो, देवर की शादी फिक्स। लेकिन पापा, आपने कनक को देखा है? पता नहीं कैसी होगी, कहीं काली नाटी मोटी हुई तो। हाँ हाँ,
और अगर देवरानी मुझसे भी मोटी निकली तो घर में लोग हमें मोटी पतली की जोड़ी कहेंगे। सभी हंस पड़े। अगली सुबह गांव का वही पुराना कच्चा घर, जिसके बाहर नीम का पेड़ और खाट बिछी हुई थी। भानु और मंगला सुबह से ही घर की साफ सफाई और मेहमानों के इंतजाम में जुटे हुए थे। वजह साफ थी कि आज शहर से मंगेश अपने पूरे परिवार के साथ कनक को देखने आ रहे थे। हे भगवान, ये कनक ना जाने आज कैसी नाक कटवाएगी। सूट जो बनवाया है उसमें आ ही नहीं रही, क्या करूं इसका। अरे तू इतनी चिंता मत कर, दोस्ती का वादा है, निभाना तो मंगेश को ही है। कनक जैसी भी होगी उसे अपनाना ही पड़ेगा। कमरे के भीतर कनक आईने के सामने खड़ी थी। नया गुलाबी सूट उसके शरीर पर आधा चढ़ रहा था, आधा अटक रहा था। माँ, ये सूट तो मेरे पेट पर अटक गया, सांस तक नहीं ले पा रही। तो क्या मैं तेरे लिए तंबू बनवाऊं? हर चीज खाती रहती है, कोई कंट्रोल नहीं, अब भुगत। किसी तरह मंगला ने सूट कनक पर चढ़ाया और दुपट्टा उसके कंधे पर डालकर कहा, बस चुपचाप सामने जाकर बैठ जाना, ज्यादा मुंह मत खोलना, नहीं तो सब तेरे दांतों की पत्तियां गिनने लगेंगे। कनक बुरा सा मुंह बनाकर नीचे देखने लगी। दोपहर तक मंगेश का पूरा परिवार बड़ी गाड़ी से गांव पहुंचा। दरवाजे पर ढोलक बजा, पर भीतर हर कोई कनक को लेकर मन ही मन उत्सुक और शंकित था। भानु और मंगला ने आंगन में पांव रखते ही मंगेश और उसकी पत्नी सुमैया के पैर छुए। आओ आओ शहर वाले मेहमान, अरे घर रोशन हो गया हमारा। अरे भानु भाई, तू तो वही का वही है, बस दाढ़ी थोड़ी सफेद हो गई है। आप लोग बैठिए, कनक को बुलाती हूँ। भीतर से कनक आई तो पूरा घर हक्का बक्का रह गया। मोटे शरीर में लिपटी गुलाबी सिल्क की सलवार, दुपट्टा पसीने से चिपका हुआ और चलते चलते वो हाँफ रही थी। नायरा और तान्या एक दूसरे की ओर देखकर मुंह दबा दबा कर हंसने लगी। यही बहन जी है क्या? मुझे तो लग रहा है कि पापा ने किसी आंटी को बुला लिया है। इतने में कनक झिझकते हुए सबके सामने आ खड़ी हुई। मंगेश और सुमैया खड़े हो गए और मुस्कुराकर बोले, नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। बहन जी, पाँव दिखाइए, आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। तभी भानु झट से आगे बढ़ा। अरे अरे, क्या कर रहे हो आप लोग? ये कोई और नहीं, मेरी बेटी कनक है। सुनते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। क्या? ये कनक है? ओ माय गॉड, देवरानी तो एकदम भरी भरकम निकली। लगता है घर में अब मोटा पतला जोड़ी का नया कॉमेडी शो शुरू होने वाला है। मयंक खुद को रोक नहीं पाया। पापा, ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? मैं इतनी मोटी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। भानु और मंगला के चेहरे लटक गए। मंगेश ने बेटे को डांटते हुए कहा, चुप रह मयंक, मैंने दोस्त को वचन दिया है, कनक जैसी भी है यही तेरी पत्नी बनेगी। वचन तोड़ना मेरे लिए पाप है। मयंक ने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंसा दिया पिताजी ने। नायरा ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। देखो, गुस्सा मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं कनक का पूरा डाइट रूटीन बदल दूंगी, उसे वजन कम करने में मदद करूंगी। मयंक ने नायरा की ओर देखा, फिर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बातों का सिलसिला चला। चाय नाश्ते के बीच रिश्ते को पक्का कर दिया गया। मंगेश का परिवार गांव से लौट आया, पर मन ही मन हर कोई यही सोच रहा था, ये कैसी बहू आ रही है हमारे घर में। कुछ महीनों बाद धूमधाम से कनक और मयंक की शादी हो गई। बारात में जो भी कनक को देखता हंसते हंसते यही पूछता, अरे सुमैया जी, आपके हीरे जैसे बेटे को ये मोटी भाभी क्यों मिल गई? लगता है कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। सुमैया और मंगेश चुपचाप ताने सुनते रहे। मयंक बस मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता रहा। शादी पूरी हुई और कनक सज धज कर दुल्हन बनकर अमीर हवेली में पहुंची। शहर का माहौल गांव से आई कनक के लिए बिल्कुल नया था। उसकी नई गृहस्थी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। सुबह सुबह ही सास, नंदे और देवरानी जेठानी कनक की रसोई देखने रसोई घर के दरवाजे पर इकट्ठी थी। कनक बहू की पहली रसोई है, देखो तो सही तुम क्या बनाती हो। वैसे वजन तो तुम्हारा इतना है कि लग रहा है 100 लोगों का खाना खाती होगी। इसके लिए तो हलवाई से खाना बनवाना पड़ेगा।
हाँ माँ, कल आधी बारात का खाना तो यही खा गई होगी। कनक शर्म से पसीना पसीना हो गई। उसने सोचा था कि आज सबकी तारीफ पाएगी, मगर यहाँ तो शुरुआत ही मजाक से हुई। उसने खीर बनाने का निश्चय किया। दूध उबलने लगी, मगर कनक अन्य कामों में लग गई और दूध बर्तन से उफन कर नीचे गिर गया। अरे बहना, पहली ही बार में दूध बाहर भाग गया। वैसे दूध भी तुम्हारी तरफ भारी भरकम है, संभल नहीं रहा। सब जोर जोर से हंसने लगे। कनक की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर खुद को संभाल लिया। शाम को मोहल्ले की औरतें कनक को देखने आई। कनक भारी भरकम साड़ी में मुश्किल से चल पा रही थी। अरे वाह, बहू तो गगन चुंबी है। अरे बेटा, तेरी कमर तो हमारे घर के खम्बे से भी मोटी लग रही है। इस घर में तो खूब आटा दाल लगेगा। कनक बहू के पास तो पूरा गोदाम है। सब ठहाके लगाने लगे। कनक की आंखें चमक गई। वो सोचने लगी, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही हंसी का पात्र बनकर गुजरेगी? नायरा ने पहली बार कनक की आंखों में दर्द देखा। वो आगे बढ़कर बोली, बस करो सब लोग, मजाक एक हद तक ठीक है। कनक मेरी देवरानी है और मैं इसे बदल कर दिखाऊंगी। कल से इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। भाभी, ये पहाड़ जैसी कनक क्या बदलेगी? इसे तो जिम का गेट भी नहीं घुसेड़ पाएगा। चुनौती समझ लो। मैं इसे ऐसी बनाऊंगी कि जिस मोहल्ले में आज हंसी उड़ रही है, वही मोहल्ला इसे देखकर दंग रह जाएगा। कनक ने पहली बार राहत की सांस ली। उसे लगा कि कोई तो है जो उस पर हंसने के बजाय उसे संवारने की सोच रहा है। सुबह नायरा कनक को पार्क घसीट कर ले गई। पहले ही दिन 5 मिनट में कनक हांफने लगी। चलो कनक, पहले तो 10 मिनट पैदल चलो। भाभी, मेरी तो सांस फूल रही है। ये कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। आज 10 मिनट, कल 15 मिनट, परसों 20 मिनट। देखना, तुम खुद फर्क महसूस करोगी। भाभी, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं तो गिर जाऊंगी। गिरोगी तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन हार मान लोगी तो कोई तुम्हें नहीं उठा पाएगा। चलो धीरे धीरे सही। धीरे धीरे चलने वाली कनक अब हर दिन कुछ कदम और बढ़ाती। कनक पहले हर डिश में घी तेल उड़ेल देती थी। नायरा ने उसे सिखाया, देख कनक, स्वाद का मतलब सिर्फ तेल नहीं, सब्जियों का अपना स्वाद होता है। चल, आज मैं तुझे लो ऑयल पालक पनीर बनाकर खिलाती हूँ। अरे बिना तेल के खाना स्वादिष्ट हो सकता है क्या? बस तू भरोसा कर। धीरे धीरे कनक ने सीखा कि हेल्दी खाना भी स्वादिष्ट हो सकता है। एक दिन मोहल्ले की औरतें फिर से सामने आई। अरे कनक बहू, आजकल दिखती नहीं, कहीं पार्क में वजन तौलने तो नहीं जाती? पहले कनक शर्म से झुक जाती थी, पर इस बार उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बुआ जी, अब लोग मुझे देखकर तौलेंगे। मेहनत कितनी की है। औरतें दंग रह गई। सबको पहली बार लगा, ये वही कनक है, मोटी पर अब कुछ अलग है। 6 महीने बीत गए। कनक की कमर में सचमुच कई इंच कम हो गए। उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा। साड़ी पहनने पर अब वो खिल उठती थी। अरे वाह कनक, तू तो अब पहचान में नहीं आती। पहले तो चौखट से निकलते हुए दरवाजा छोटा लगता था, अब तो तू बिल्कुल नायरा की जैसी लगने लगी है। सच कहूँ, अब भाभी का नाम कनक ही नहीं, पतली कनक रखना पड़ेगा। आखिर बीवी किसकी है? सच में कनक, यार तुम ना दिन प्रतिदिन इतनी खूबसूरत होती जा रही हो ना कि मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हटती। सभी हंस पड़े, लेकिन इस बार हंसी मजाक नहीं थी, बल्कि मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि कनक ने कैसे इतना वजन घटाया। एक दिन एक पड़ोसन ने पूछा, कनक बहू, जरा राज तो बताओ, इतना वजन घटाने का मंत्र क्या है? जिम, डाइट चार्ट या दवाइयाँ? कनक ने मुस्कुराकर नायरा का हाथ पकड़ लिया। ना कोई दवा, ना कोई जादू, बस मेरी जेठानी नायरा जी की मेहनत और उनकी डांट फटकार। अगर ये रोज मुझे खींचकर पार्क न ले जाती तो आज मैं भी गोलगप्पे वाली कनक ही होती। नायरा की आंखें भर आई। मोहल्ले की औरतें हैरान रह गई। सच कहती है कनक, इस घर की बहुएं सिर्फ सजने संवरने में नहीं, एक दूसरे को संवारने में भी माहिर है। अब कनक आईने में खुद को देखकर शर्माती नहीं थी। वो गर्व से कहती थी, भाभी,
पहले लोग मेरी कमर का मजाक उड़ाते थे, अब मेरी मेहनत की मिसाल देंगे और ये सब आपका दिया हुआ हौसला है। बहना, असली श्रेय मेरी हिम्मत को है। मैंने रास्ता दिखाया लेकिन चलना तूने ही सीखा। दोनों बहुएं हंस पड़ी। अब उनका रिश्ता मजाक और तानों का नहीं, बल्कि सहयोग और प्रेम का बन गया था। भाभी, मैं जानती हूँ ये सब आपने जानबूझकर किया है, क्योंकि आप मुझसे जलती हैं और आप मेरे दोस्तों को बदनाम कर रही हैं। अरे आज तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए, आज तो होली का मौका है। फिर भी ननन जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपने मुझे हर बार गलत ही समझा है। नहीं भाभी, आपने तो आज हद ही कर दी। इतना बड़ा इल्जाम कि मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। आप सच में भाभी बेशरम हो। अगर इससे भी कोई गंदा शब्द होता तो मैं वो भी बोल देती। हाँ रेशमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी भाभी ने ही तो हमें यहाँ पर बुलाया था और हमें बदनाम कर रही है। तुम ही समझाओ ना अपने घर वालों को। सच में मेरा यकीन करो, आज तुम बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब तुम्हें हकीकत सुनाऊं और दिखाऊं तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए और मेरे लिए बोला गया शब्द तुम वापस भी ना ले पाओ। आखिर क्या माजरा था जहाँ एक नंद अपनी ही भाभी पर विश्वास नहीं कर रही थी? आखिर क्यों उनके होली के रंग में भंग मिल गया था? और आखिर गीता अपनी नंद को क्या हकीकत बताना चाह रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ गीता शादी करके अपने ससुराल आती है और ससुराल में एक बहू होने का बखूबी फर्ज निभाती है। लेकिन अक्सर गीता को अपनी नंद की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि रेशमा लड़कियों से ज्यादा लड़कों के साथ रहना पसंद करती थी और यही बात गीता को सही नहीं लगती थी। एक दिन सुबह के समय गीता सूर्य देव को नमस्कार करने आती है और वो बालकनी से देखती है कि उसकी नंद शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़के के बाइक से उतरकर उसे गले लगा रही थी। ये सब देखकर वो अपनी सास मनोरमा को जाकर बताती है। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। हाँ बहू, बोल, क्या बात है? दरअसल माँ जी, मुझे ननन जी की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप उन्हें समझा क्यों नहीं रही हो? दीदी तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। आप ही कुछ बोलिए ना उनको। अरे हुआ क्या वैसे? क्यों तू भी सुबह सुबह तांडव कर रही है मेरे सर पर? माँ जी, मैंने अभी ननन जी को बाहर देखा, छोटे कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने। और कपड़े की तो अब आप जाने ही दीजिए। एक लड़के के साथ बाइक पर बैठकर आई हैं और उससे गले भी लग रही हैं गली में खड़े होकर। बताइए, अगर आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारी? बहू, सच में आज के जमाने में भी तेरी बहुत छोटी सोच है। तुझे देखकर और तेरी बातों को सुनकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तू आज के जमाने की है। इसीलिए तेरी और तेरी ननद की एक दूसरे से कभी नहीं बनती। हमेशा तुम दोनों की बहस ही होती रहती है। माँ जी, आप समझ नहीं रही है मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। माँ जी, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे यहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है। यहाँ तो लोग छोटे छोटे बातों पर उंगली उठाने लगते हैं। अब इस जगह पर ननन जी का बेशर्मी दिखाना सही बात नहीं है। ये सारी बातें रेशमा दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर आकर कहती है। भाभी, मैंने आपको बालकनी पर पहले ही देख लिया था। मुझे पता था कि आप अभी जाकर मेरी माँ के कान भरोगी। और देखिए, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। आप वही कर रही हो। ननन जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ माँ जी को बस वही बता रही हूँ जो मैंने अभी बाहर देखा। देखिए, मैं आपको लास्ट बार समझा रही हूँ, आप मेरे मैटर से दूर रहिए। आप अभी अभी आई हैं और मैं हमेशा से ऐसे ही लाइफस्टाइल जीती हुई आ रही हूँ। इसीलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे मामले से दूर ही रहिएगा। रेशमा इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अपनी भाभी के बार बार समझाने पर भी रेशमा गीता की एक नहीं सुनती और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। एक दिन रेशमा अपने कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपने घर आती है और अपने भाई हेमंत और माँ से मिलवाते हुए कहती है। भैया, माँ, ये सब मेरे दोस्त हैं, अरुण और विवेक। मैं आज यहाँ आप लोगों से मिलवाने लाई हूँ और इन्हें आपसे कुछ बातें भी करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। जल्दी बोलो।
भैया वो क्या है ना कि आज मेरा जन्मदिन है और आज हम सभी दोस्त ये सोच रहे थे कि इस बार बर्थडे हम शहर के बाहर जाकर मनाएं और हम रेशमा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो अगर आप कहें तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। आप सभी लोग इनके दोस्त हो और हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड लोग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जाइए, रेशमा को अपने साथ लेके जाइए। क्यों माँ? हाँ बेटा ठीक है। रेशमा बेटी तू जा और एंजॉय कर, यही तो उम्र है एंजॉय करने की। क्या बात है रेशमा, तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। मुझे तो लगा था कि घर वाले तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। वैसे भी हम 2-4 दिन बाहर ही रहेंगे। ये सारी बातें उनसे थोड़ी दूर खड़ी गीता सुन रही थी, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और कहती है, देखिए आप लोगों को जो भी पार्टी करनी है यहीं घर पर ही कर लीजिए। दरअसल अब होली आने वाली है, अब दिन ही कितने बचे हुए हैं और इस टाइम पर बाहर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता। भाभी मैंने आपको पहले भी मना किया था ना कि आपको मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्या? अरे रेशमा, गीता बहू इतना भी गलत नहीं कह रही है, क्योंकि मैं भी आज अपने बहन के घर जा रही हूँ और हेमंत भी अपने ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, तो गीता अकेली रह जाएगी। इससे अच्छा है बेटा कि तू मत जा। इस तरह मनोरमा और हेमंत के मना करने पर अब रेशमा का उन लड़कों के साथ जाना कैंसिल हो जाता है, जिस पर रेशमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी भाभी को परेशान करने के लिए अपनी माँ और भाई के जाने के बाद लड़कों को बुलाती है और अपने दोस्त का बर्थडे अपने घर पर ही मनाती है। वो सभी लड़कों के साथ डांस करती है, बियर पीती है और अपनी भाभी को एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। वहीं गीता को अपनी नंद की इस बेशर्मी को देखकर बहुत गलत लगता है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन यामिनी वहां पर आ जाती है और इतने लड़कों के बीच खड़ी रेशमा को देखकर कहती है, बहू तेरी ननंद की बेशर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले देर रात में वो लड़कों के साथ घुमा करती थी, लेकिन अब तो वो घर में भी बुलाने लगी है। ये सब ठीक बात नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि होली पर ये तेरी बेशरम ननंद क्या गुल खिलाएगी। चाची जी, आपको मेरी ननंद की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ननंद बहुत ही होशियार और समझदार है, और ये बेशरम कहना उन्हें बंद कीजिए। आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? अरे मैं तो बस यहाँ तेरी सास से मिलने आई थी। माँ जी नहीं है, वो अपनी बहन के घर गई हैं, कल आ जाएंगी, अब तब आ सकती हैं। गीता की बात सुनकर यामिनी वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। समय बीतता है और अब होली का दिन आ जाता है। आज पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर नाचते गाते होली मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गीता की नंद अपने दोनों दोस्तों के साथ भांग के नशे में क्लोज होकर डांस कर रही थी। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों छा रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया, तेरी मलमल सी कुर्ती गुलाबी हो गई, मन चली चाल कैसी नबाबी हो गई, ओ बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। विवेक, लग रहा है रेशमा को भांग चढ़ गया है बहुत। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे थे। गीता को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो वहां से चुपचाप जाकर रसोई में सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो देखती है कि रेशमा के दोस्त उसे बेहोशी की हालत में उसे उसके कमरे में लेकर जा रहे थे। तभी वो भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो रेशमा को बेड पर लेटाकर आपस में कुछ बातें करते हुए कहते हैं, उस दिन तो इसकी भाभी ने सारा मजा ही खराब कर दिया था और इसे हमारे साथ जाने नहीं दिया था, वरना हम तो कब के इसे अपना बना चुके होते, लेकिन होली पर इसने अपने घर बुलाकर हमें दूसरा मौका दे ही दिया। हाँ भाई, बात तो तू सही कह रहा है। वैसे भी इतने भांग के नशे में इसे तो कुछ याद रहेगा नहीं, किसने इसका फायदा उठाया और किसने नहीं। वैसे भी अपने घर में ये बेशर्म नंद के नाम से फेमस ही है। होली के त्योहार पर बेशर्म नंद के साथ थोड़ी बेशर्मी तो बनती ही है। अरुण और विवेक की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी गीता सुन रही थी, जो कि उनकी सभी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है। और जैसे ही वो दोनों रेशमा के करीब जाते हैं, तभी गीता अंदर आकर उन दोनों को खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम लोगों के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है। ननन जी तुम लोगों को अपना दोस्त मानती है और तुम लोग उनकी बेहोशी का फायदा उठा रहे हो। तुम जैसे लड़कों के कारण अच्छे दोस्त भी बदनाम हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है और रेशमा को किसी तरह से होश में लाया जाता है। रेशमा को अपने दोस्तों पर लगाए गए इल्जाम पर भरोसा नहीं होता है। वो अपनी भाभी को ही गलत मानने लगती है
लेकिन जब वो अपनी भाभी द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखती है तो रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो मेरे लिए किया है उसे कभी नहीं भूल सकती। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। गलती मेरी ही है जो मैं इनके इतने करीब आ गई। मैं आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी और आइंदा मैं अपना ध्यान रखूंगी। बाकी इन्हें इस बार दोस्ती के नाते जाने दीजिए। आज से मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। रेशमा के इस तरह कहने पर अरुण और विवेक को वहां से जाने दिया जाता है और उस एक इंसिडेंट से रेशमा अपने आप में सुधार करती है और अपनी भाभी की उम्मीदों की तरह एक संस्कारी नंद बनने की कोशिश करती है। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।